हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्याएं, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2, b बराबर 2 का पावर n गुना 5 और c बराबर दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 और गुना 3 तथा एलसीएम ए बी सी बराबर दिया है 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर n का मान बताना है, n किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको समझने से पहले ये देखें कि ये एलसीएम में 2 का पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 4 है। और यहाँ पर ए में अगर इसको गुणनखंड ए का किया गया है तो 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर n है, ये तो हमको पता है नहीं। और यहाँ पर 2 का पावर 3 है। तो इसको हम समझने से पहले कि n का मान यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। जैसे 16 है, इस 16 ले लेते हैं और एक 24 ले लेते हैं। तो 16 और 24 को हम गुणनखंड करते हैं। 16 का गुणनखंड करने पे आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और अगर हम 24 का गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24, यानी यहाँ पे आ गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे कि ये जो 2 है, यहाँ पर जो 16 है, 16 को जो गुणनखंड निकाले हैं तो यहाँ पे टोटल 2 की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। और वहीं अगर हम 24 में बात करेंगे तो इसमें 2 का पावर कितना है, सबसे ज़्यादा 2 का पावर 3 है और गुना यहाँ पर 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे संख्याएं, इसमें अगर टोटल देखें तो इसमें जो संख्याएं हैं 2 है और 3 है, मतलब इसमें केवल 2 है और इसमें 2 और 3 दोनों है। तो इसमें टोटल हम देखें तो यहाँ पे संख्याएं जो आई हैं वो 2 और 3 ही आई हैं। तो इसमें 2 सबसे ज़्यादा इसमें किस में आया है, 16 में आया है या 24 के गुणनखंड निकालने में आया है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 का पावर यहाँ 4 है और यहाँ 2 का पावर 3 है, यानी सबसे ज़्यादा 2 का पावर इसमें 4 आप देख रहे हैं। तो इसमें जो आप एलसीएम लेंगे तो 2 का गुणनखंड इसमें से जो निकालेंगे वो 2 का पावर 4 होगा। सबसे ज़्यादा वाला जिसका पावर होता है उसी को हम लोग निकालते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें तो 3 है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बचा 1 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुना 3 कर देंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, ये इस बने 48 का आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जिसका पावर होता है उसी को हम एलसीएम में रखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 4 था और यहाँ 2 का पावर 3 था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैसे ही अब इसमें आ जाइए। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर इसमें जो एलसीएम लिया गया है 2 का पावर 4 है, हमको 2 का ही यहाँ पे n का मान निकालना है और n जो है वो 2 के साथ है, तो हम 2 की बात करेंगे, बाकी नंबर को यहाँ पे कोई इसका ज़रूरत नहीं है, हमको केवल n मान निकालना है और n 2 के साथ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 का पावर इसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 4 है एलसीएम में, और इसमें देख रहे हैं 2 का पावर 2 है, 2 का पावर n है और 2 का पावर 3 है। यानी कि सबसे ज़्यादा एलसीएम में जो लिया गया है संख्या 2, उसका सबसे ज़्यादा पावर 4 है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ सी को गुणनखंड करने पे 2 का पावर 3 है, यानी इसमें 3 ही है, और इसमें ए में गुणनखंड किया गया तो 2 है। यानी हम क्लियर एकदम अच्छा से, मतलब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2 का पावर n है, यही n का मान 4 लिया गया है। क्योंकि 4 जो है 2 का पावर 4 कैसे आएगा, यहाँ पे तो 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 2 है। इस कंडीशन में यही एक ऐसा वैल्यू होगा जो 2 का पावर 4 होगा, जिसके चलते यहाँ से इसका n का वैल्यू 4 लिया गया है, तब जाकर के एलसीएम में 2 का पावर 4 है। यानी इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा, 2 का पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है, यानी 2 का अधिकतम घात कितना है, घात मतलब इसका पावर। तो सबसे पहले 1440 को हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 1440 का गुणनखंड निकालने पे यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। 1440, तो इसका गुणनखंड निकालते हैं। देखते हैं, 2 से कटा देंगे, 2 से 14, 2 दूना 4 और ये 0। फिर 2 से यहाँ कटाते हैं, 2 3 6, 2 6 12 और यहाँ 0। फिर 2 से कटाते हैं, 2 से 2 कम 2, 2 बटे 16 और ये 0। फिर 2 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम लोग, 2 से 90 बार में जाएगा। फिर 2 से 45 बार में जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 से ये आ गया 15 बार में। फिर ये 3 से जाएगा तो 5 बार में। अब यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का कह रहा है कि 2, इसमें 2 का अधिकतम घात, यानी यहाँ 2 कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। यानी 2 का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। केवल 2 से ही मतलब था, बाकी 3 और 5 आए थे उससे हमको कोई मतलब नहीं था, केवल 2 से मतलब था। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 का घात ही पूछ रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, यानी 625 का भी होगा गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 का घात मैंने मतलब 5 कितने बार आया है, जिस प्रकार से ये आपने 2 निकाला है। तो 625 को अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो 625 को निकालने पे आ जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा 125 बार में। फिर ये 5 से जाएगा 25 बार में। फिर 5 से जाएगा 5 बार में, यानी 5 इसमें कितने आया, 1 2 3 4, 4 का आया। यानी कि यहाँ पर 5 का घात कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है 6x⁴ गुना वाई, 6x⁴ तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है, यानी मौसा इसका निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सब का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6x⁴ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम 6x⁴ अगर लिखते हैं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुने x कितने बार होगा, 4 बार, 1 2 3 4, और गुना यहाँ क्या हो जाएगा, y। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12xy है, तो 12xy को भी हम गुणनखंड निकाल देते हैं। 12xy को, इस 6 को हम लोग 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 12 को भी हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 गुने 2 गुना 3, ठीक है। उसके बाद x और गुना y, 2 दूना 4 3 12 और xy। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या कॉमन है, उसको हम लोग उभयनिष्ठ है जो दोनों में है उसको निकालेंगे बाहर। तो इसमें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 1 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे अब 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, तो 1 और 3 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे एक x है और इसमें भी एक x है, तो यहाँ एक x निकल जाएगा। और इसमें एक y है और इसमें भी y है। यही सब जो है ये इसमें उभयनिष्ठ है, बाकी सब उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुने 3 हो गया 6, और यहाँ xy, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका मौसा कितना आ गया, 6xy होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे 6x² ये नहीं होगा, ये 6x नहीं होगा, 6y नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 + √3 मतलब 3 + √3 गुना 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, यहाँ कह रहा है कि कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हाँ नहीं कह नहीं सकते, और ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 + √3 और 3 - √3, इसको आप मानिए ए और इसको मानिए आप बी। वैसे ही ये ए हो जाएगा और ये बी हो गया, तो ए + बी इंटू यहाँ मल्टीप्लाई a - b। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a² - b²। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 3। और तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ b का जगह क्या है, √3।
तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो √3 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणे 3, और √3 का होगा √3 गुणे √3, तो इसका आ जाता है 3। ठीक है, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 क्या है परिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं। तो इसमें कह रहे हैं इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो हाँ, यह परिमेय संख्या हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में इसमें होगा, या इसमें कौन सा होगा जो परिमेय संख्या के रूप में इसको हम चेंज करके बदल के इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 1.34 को हम लिख सकते हैं 1.34 बटा दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ से, तो यहाँ पे देख लेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद है। तो नीचे उतना माने 100 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा एक पर। जितना अंक होगा दशमलव जितने अंक के बाद होगा उतना हम 1 लिख करके उतना जीरो देंगे नीचे वाला में। ऊपर होगा तो नीचे होगा दशमलव वाला अंक, तो ऊपर में उतना जीरो। तो यहाँ ऊपर में है तो ये नीचे में 2 जीरो हो जाएंगे। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से 50 पर में जाएगा, 50 दूनी 100, ये 2 से कटेगा तो 2 छक 12, 2 सतह 14, यानी 67/50 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा। टिक कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? यानी जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय संख्या होती है। ये गलत बात है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। इसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं, दोनों संख्याएं आती है। लेकिन यहाँ कह रहा है केवल परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो ये गलत बात है, ये नहीं होगा। ये इसमें परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती है, लेकिन वास्तविक संख्या में यहाँ क्वेश्चन में करें केवल परिमेय संख्या। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ ए सही आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल। हम लोग जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM गुना HCF। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ HCF प्लस LCM है, तो ये नहीं हो सकता है। ये माइनस कर दिया, ये भी नहीं हो सकता है। ये गुना कर दिया यानी HCF गुने LCM आ गया। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुने LCM, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ कह रहे हैं 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। यानी 278 को कह रहा है कौन सा संख्या से विभाजित करना है। हम लोग जानते हैं विभाजित करने के लिए कि भाज्य बराबर क्या होता है 278। ये 278 क्या है, भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक। तो मान लेते भाजक दिया नहीं है किस संख्या से विभाजित करना है, तो हमको पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। ठीक है, तो भाजक गुने भागफल होता है। तो भागफल क्या है, यहाँ कह रहे हैं किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 है। तो भागफल 12 है, यानी भागफल यहाँ पे कितना दे दिया 12 दे दिया। अब प्लस शेषफल होता है, तो शेषफल कितना है, यहाँ शेषफल है यहाँ 2। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकल सकता है भाजक कितना है, ये हमको पता चल सकता है। यहाँ पे 278 या प्लस में इसको इधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, स्थानांतरित करते हैं तो ये प्लस माइनस में हो जाता है। यहाँ गया 276 आ जाएगा, बराबर यहाँ 12x हो जाएगा। तो यहाँ से हम x को फ्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 276/12 भाग में चल जाएगा, ये गुना में है तो 12 से भाग करने पे देखते हैं तो ये आ जाएगा 12 दूना 24 और 7 में से 3 गया, ये 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, तो 3 6 36 हो जाएगा। तो 12 3 36, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 23, या इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं 21 17 25 23, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, √10 गुना √15 बराबर है। इसमें √10 गुना √15 किसके बराबर है, ऑप्शन है 5√6, 6√5, √30 और √25। तो इस कंडीशन में हमको सबसे पहले इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। तो √10 का गुणनखंड हो जाएगा √2 गुना 5, 10 को हम लोग लिख सकते हैं, और √15 को इसी में लिख देते हैं बड़ा सा रूट करके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक में किया जा सकता है, दोनों को एक ही में किया जा सकता है। 15 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3 गुना 5। अब यहाँ पर 5 2, इसमें हम लोग अगर हम जोड़ा बैठाएं तो 5 इसमें 2 है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और बाकी जो है 2 और 3 ये रूट में ही रहेगा, क्योंकि इसका तो जोड़ा लग नहीं सकता है।
तो इसका आंसर इसमें क्या आ सकता है, 5 और रूट में 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। यानी 5√6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है 5√6 ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पर x का पावर n+1 का एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से यहाँ कह रहे हैं एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, उसके बाद एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और डी जो है धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। जैसे x का पावर n है, ठीक है, तो x का पावर n का कह रहा है कि ये गुणक है, इसका मतलब यह x+1 जो है ना इस नंबर को पूर्णतया विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान जो है वो क्या होगा, विषम होगा कि सम होगा, कि ऋणात्मक में होगा या धनात्मक में होगा, ये हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जब कह रहा है कि x+1 एक गुणक है, इसका मतलब ये हुआ कि x+1 बराबर 0। जब गुणक होगा तो x+1 का मान जो है 0 अगर रखेंगे तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1, अब हम x का पावर n में x का पावर n+1 जो दिया है इसमें हम x का मान रखते हैं और देखते हैं क्या इसका मान ये रखने पर 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पर हम अगर x का मान यहाँ पर हम तो x का पावर अगर हम -1 यहाँ रखते हैं तो -1 और इसका पावर क्या हो जाएगा, n का मान यहाँ पे n रखिए, ठीक है, और +1 रखिए, इसको हमको लाना होगा 0। तो अब सोचिए यहाँ n का मान क्या रखेंगे कि 0 आएगा। अगर यहाँ पर हम n का मान 1 रखते हैं, -1 का पावर अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं और +1 करते हैं, इस कंडीशन में -1 का पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 एक बार है तो -1 को ऐसे ही रख देंगे और +1 रख देंगे, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि n का मान हम 1 रख रहे हैं तो 1 रखने पर ये क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर ही इस ये जो आप देख रहे हैं ये बहुपद देख रहे हैं x का पावर n+1, ये संतुष्ट कब होगा, इसका मान ये x+1 कब गुणक होगा, जब यहाँ x का पावर n+1 ये 0 हो जाए। तो x का पावर n के जगह हम क्या रखे हैं, 1, तो 1 रखने पर ही यह 0 हो सकता है। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि n का मान 1 ही होगा, तो 1 होगा तो 1 क्या है, विषम पूर्णांक है ये आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है विषम पूर्णांक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। सम पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि 1 जो है यहाँ पे n का मान 1 रखने पर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, और 1 जो है एक सम नहीं है, विषम है। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक कह रहा है तो ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक रहने पे ये इन्वर्स हो जाएगा, मैंने पलट जाएगा, विपरीत व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक में तो सम और विषम दोनों आते हैं, तो यहाँ पे तो कंफर्म नहीं कर सकते, यहाँ धनात्मक पूर्णांक में दोनों आते हैं, तो इसमें तो केवल विषम होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।